Good morning, students. Till now, we have completed all the cell organelles. Okay. Now, what we have to do? We have to learn about diffusion and osmosis. Okay. What are these? It is mostly seen in the case of gases if we talk about diffusion. For example, cells respire, that is intake of O2 and giving out CO2 takes place through diffusion. यही तो होता है ना रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है उसमें होता क्या है, O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर देते हैं। तो वो होता किसके थ्रू है, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, सो movement of any substance from higher concentration to low concentration is known as diffusion। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले के पास जा रहा है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। आप उसको बोलोगे क्या, डिफ्यूजन। व्हाट इज ऑस्मोसिस देन? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration across the semi-permeable membrane। That means हम यहाँ पे बात कर रहे हैं solvent molecules की। हमें ये पता है कि जो water है वो universal solvent है, right? तो water molecules की जो movement होगी higher concentration से lower concentration में, ठीक है, across the semi permeable membrane। ये जो semi permeable membrane है that means ये living membrane है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, वाटर एंड शुगर, यहाँ पे मोलिक्यूल्स दोनों ही प्रेजेंट है। जो छोटे वाले हैं ये तो है वाटर के, जो बड़े वाले हैं ये है शुगर के, ठीक है। यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो शुगर है वो भी आप देख सकते हो किस तरीके से प्रेजेंट है। इधर लो शुगर कंसंट्रेशन है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है। यहाँ पे शुगर कंसंट्रेशन हाई है लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। तो जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी मूवमेंट उसकी तरफ होगी, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है across this selectively permeable membrane। Understood? Now we have to study about types of solution। So what are the different type of solutions? First is hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution। जो hypotonic solution होता है ये वो solution है जिसमें हाई वाटर कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे लेस वाटर कंसेंट्रेशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो ज़्यादा पानी है, ठीक है, सोल्यूट कम है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सोल्यूट मान सकते हैं हम यहाँ पे जैसे कि सोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे पानी कम है लेकिन सोल्यूट ज़्यादा है, ओके, तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे वाटर एंड सोल्यूट दोनों ही इक्वल हैं, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन सेम रहती है जैसे कि सेल के अंदर। ओके, let us see what happens when RBC is placed in hypotonic solution। अब हम बारी बारी देखेंगे कि अगर हम सेल को इन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस में प्लेस करें तो सेल के साथ क्या होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस RBC इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक है दैट मीन्स पानी ज़्यादा होगा, है ना, सोल्यूट कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो वाटर है जो कि बाहर वो ज़्यादा है, ठीक है, सेल के अंदर कम पानी है, तो इसलिए ये ज़्यादा पानी जो है अब ये यहाँ से इसके मॉलिक्यूल्स मूव कहाँ करेंगे, सेल के अंदर मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था, राइट।
तो ये जो पानी है इस सॉल्यूशन से निकलकर इस सेल के अंदर चला जाएगा, सेल स्वेल कर जाएंगे सॉल्यूशन में, और वो फुली स्वेल्ड जो सेल होगा बेटे उसको हम बोलेंगे टर्गिट, एंड इट इज कॉल्ड टर्गिडिटी। ठीक है, जो सेल है वो फूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा है। ठीक है, और जब वो फुली स्वेल्ड सेल बन जाएगा तब हम उसको बोलेंगे टर्गिट, और इसको हम कहते हैं टर्गिडिटी। सो व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हमें पता है कि जो पानी है वो बाहर ज़्यादा था। ठीक है, सो जो वाटर है सॉल्यूशन का वो मूव करेगा सेल के अंदर, और इसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस, अंदर की तरफ क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। इट occurs ड्यू टू विच सेल स्टार्ट स्वेलिंग अप, और फुली स्वोलन सेल को हम क्या कहते हैं? टर्गिट। अब हम देखेंगे कि अगर हम सेल को प्लेस करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होता है। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे सेल को, जो वाटर होगा अंदर की तरफ ज़्यादा है, यानी सेल के अंदर पानी ज़्यादा है ना। अगर हम कंपेयर करें बाहर की साइड तो सेल के अंदर यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो इसीलिए जो वाटर मूव करेगा वो सेल से सॉल्यूशन के अंदर मूव करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो बाहर, ठीक है, तो सेल से बाहर की तरफ पानी मूव करेगा, और इसकी वजह से जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैसिड। यानी यहाँ पे क्या हुआ है? फ्लैसिडिटी। ओके, जब सेल प्लेस होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तब कुछ भी नहीं होगा, और जैसा सेल था वो वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वाटर की कंसेंट्रेशन सेम ही रहेगी, यहाँ पे तो कोई चेंज होता नहीं है, तो इसीलिए सेल के साथ भी कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पे सेम ही रहेगा जैसे वो पहले था। अनदर प्रोसेसेस वी हैव प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। व्हाट आर दीज? जब सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा या श्रिंकेज होगा प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, सेल कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को प्लेस करते हैं तो सेल कैसा होगा? सेल श्रिंक करेगा एंड देन वो फ्लैसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं बेटे प्लाज्मोलिसिस। वैसे ये प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस रेयरली होते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सेल इसके अंदर श्रिंक हो गए और ये कैसा बन गया? फ्लैसिड। नाउ वी हैव टू सी, अगर ये फ्लैसिड जो प्लाज्मोलाइट सेल मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोलिसिस हो गया, इसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दें तो क्या होगा? जो वाटर है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा था, अंदर कम था। तो अगर हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा और वो टर्गिट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीप्लाज्मोलिसिस। यहाँ आप देख भी सकते हो, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सेल को हमने इसमें प्लेस किया, ये कैसा हो गया? टर्गिट हो गया। ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की? जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में। माइक्रोस्कोप के अंडर उसने ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क है वो बिल्कुल हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी कंपार्टमेंट्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अब? सेल्स। Robert Hooke in 1665 discovered cell in a thin slice of cork. Under the microscope, he observed that cork resembles the structure of honeycomb, consisting of many compartments that are called cells. Now, moving to the next question. Our next question is, why is cell called structural and functional unit of life? हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। सो व्हाई इट इज सो कॉल्ड? जो सेल्स है वो अरेंज होते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में,
जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। मैंने आपको बताया था कि लाइफ किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, राइट। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। ओके, thus we can say that cell serves as the building block for organisms। जो cells हैं उनको हम फंक्शन यूनिट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस एट सेल लेवल। हमें ये पता है कि जो सेल्स है वो फंक्शन यूनिट भी है, क्यों, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना लाइफ से रिलेटेड, वो सभी कहाँ पे होती हैं, ये सेल के अंदर होती हैं, सेलुलर लेवल पर होती है। ओके, क्लियर सबको। वैसे तो सेल से छोटी और भी यूनिट्स होती हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं इससे छोटे, देन मॉलिक्यूल से छोटे एटम्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए, और बायोलॉजी के अंदर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सेल होती है वही सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की। ओके, तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Is it clear to everyone? Okay, now move to the next question, which is how do substances like carbon dioxide and water move in and out from the cell? मतलब जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि CO2 है, वाटर है, वो सेल के अंदर बाहर कैसे जाते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट। तो उसमें डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग जो CO2 है वो अंदर बाहर जाती है ना, और ऑक्सीजन भी अंदर बाहर जाती है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। दे मूव इन और आउट फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, कहाँ से कहाँ पे, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। और जब ये मूवमेंट होती है इसके अंदर सेमी परमिएबल भी इन्वॉल्व होएगी, ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, जब ये मूवमेंट के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है तब हम इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। हमने इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े जिसके अंदर इनके खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले तो हमने न्यूक्लियस ही पढ़ा था, है ना, इसके बाद राइबोसोम्स भी देखे थे हमने जिनके पास इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दैट कैन इवन डाइजेस्ट देयर ओन सेल इफ इन केस इट गेट्स डैमेज्ड, which is known as autolysis। ओके, जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने खुद के सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर वो सेल डैमेज हो जाए, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल। सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है वो कहाँ बनते हैं। मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, सो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम विच आर अटैच्ड टू द RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now our next question is which organelle is called as powerhouse of the cell। हमें पता है भाई एनर्जी जनरेट कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया which is a chemical substance, right। तो
जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी, ओके, फॉर वेरियस एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट। जो अमीबा होता है, मैंने आपको बताया था कि वो इररेगुलरली शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसके पास क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, ओके। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा की वो फ्लेक्सिबल होती है और वो इनेबल करती है सेल को टू एनगल्फ द फूड, मतलब वो फूड को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। एंड दूसरे मटेरियल्स बाय फॉर्मिंग कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या बनाता है, एक कप लाइक, इस तरीके का कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बाद फूड पार्टिकल को अपने अंदर इस तरीके से ले लेता है, दैट इज एनगल्फिंग, ठीक है। और इस कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। और ये प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोसाइटोसिस, दिस इज एंडोसाइटोसिस, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसमें डिफरेंसेस, स्मॉल इन साइज, यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज, न्यूक्लियर मटेरियल लाइज नेकेड इन साइटोप्लाज्म, हियर न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक या दो ही सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम मान सकते हैं ना कि ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो सेल डिवीजन होगी यहाँ पे वो फिजन एक्सेट्रा से होगी। यूकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन होगी वो माइटोसिस और मियोसिस से होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल्स है मैन एटसेट्रा। जो बच्चों फ्यूजन होता है इसका मतलब है कि जो एक सेल है वो ब्रेक हो रहा है और वो दो नए सेल्स बना रहा है, दिस इज फ्यूजन। व्हाट इज अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करता है और वो एक से दो सेल्स बनाता है। यहाँ पे पूरे इसके मटेरियल की डबलिंग हो जाती है, जितना भी सेल के अंदर चीज़ें होती है सब डबल हो जाएगा, देन इसके बाद वो डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो एक सेल होता है वो चार सेल बनाता है, ओके। So now difference is clear between fission, mitosis and meiosis. Okay, so let's move on to the next question. Next question is differentiate between plant cell and animal cell. Plant cell, animal cell. Plant cell, it has cell wall made up of cellulose. Animal cell, it does not have cell wall. प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल के पास कोई प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। यहाँ पे लार्ज साइज के वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत ही छोटे होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं। जो सेंट्रोजोम होते हैं प्लांट सेल में वो एब्सेंट होते हैं, है ना। हमने यही तो पढ़ा था सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर कि जो सेंट्रोजोम है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो एनिमल सेल होता है इसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ओके। सो नाउ जो हमारा ये लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। From tomorrow we will begin our new chapter, okay? Thank you.